जुर्रत कैसे हुई सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने की। आवाज उठाया तो भेज दिया जाएगा जेल और सामान्य सी धाराएं नहीं लगेंगी। तमाम जो सुसंगत धाराएं हैं जिसमें कम से कम 10 साल की जेल हो, ऐसी धाराएं थोप दी जाएंगी। जी हाँ, पत्रकारों को उनके ऊपर अपराध दर्ज किया गया है दिल्ली के नोएडा में और मध्य प्रदेश में। यह जो धाराएं अधिरोपित की गई हैं वह काफ़ी गंभीर किस्म की धाराएं हैं और पत्रकारों में खलबली मची हुई है। सवाल उठ रहा है कि क्या वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त की गई है उसका हनन हो रहा है। सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि जिस प्रकार इमरजेंसी के समय पत्रकारों पर बैन लगा दिया गया था, कलम की धार को कुंद कर दिया गया था और उन्हें विविध तरीके से प्रताड़ित किया गया था, क्या वैसा ही समय आ गया है? कई पत्रकार यह भी सवाल उठा रहे हैं कि साहब जो सत्ता के खिलाफ बोलेगा उसे इसी तरह से कुचल दिया जाएगा कि वह आगे से अपनी कलम न चला सके और उसके वाक और अभिव्यक्ति की आज़ादी है वह छिन जाए। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 90% से अधिक पत्रकार तो सत्ता के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं। कुछ ही बचे हैं जो स्वतंत्र पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो क्या सरकार उन्हें ऐसे ही दबाएगी? सरकार की हाँ में हाँ ना मिलाया तो फिर आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे, ऐसा भी कहना है लोगों का। अब दोस्तों, आप सभी इस बात से अवगत हैं कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जिसमें कुछ पत्रकारों ने दिखाया था, बताया था कि पुलिस की गोली से एक किसान की मौत हो गई, जबकि यह सूचना सही नहीं थी। ट्रैक्टर पलटने से उस किसान की मौत हुई थी। अब ऐसे में हो जाता है, लेकिन यह होना भी सामान्य बात नहीं है। इससे कभी कभी क्या होगा कि और भी स्थिति विस्फोटक होगी और सरकार इसे संभाल नहीं पाएगी। फिर आंदोलन और भी खराब रूप लेगा, विध्वंसक रूप लेगा और आंदोलन हिंसा की तरफ बढ़ेगा, मारामारी और भी बढ़ेगा। तो यह शुभ संकेत नहीं है। दोस्तों, एक स्वस्थ विवेचन करने की आवश्यकता है। हम जैसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए एक जुड़ा हुआ छोटा सा प्लेटफार्म हमारा भी है, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि जो कुछ हुआ है वह ठीक हुआ है और पत्रकार जो चाहें वह जैसे चाहें ऐसे अपने घटना का अपने ढंग से विवेचन करें। यह भी उनकी स्वतंत्रता में यह चीज़ें शामिल नहीं हैं। जिन पत्रकारों पर आईपीसी की धाराओं में अपराध दर्ज किया गया है वे काफ़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिसमें राजदीप सरदेसाई हैं और संदीप पुनिया को गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप पुनिया भी वरिष्ठ पत्रकारों की श्रेणी में आते हैं। शेष पत्रकार सहमे हुए हैं कि उनका नंबर कब आ जाएगा और दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक का नेतृत्व श्री आदित्यनाथ योगी कर रहे हैं और दूसरे का नेतृत्व मध्य प्रदेश में चौहान साहब कर रहे हैं। अब दोस्तों, यह जो धाराएं सुसंगत धाराओं में जो यह अपराध दर्ज किया गया है, इसमें 153A 153B यह जाति समुदाय के विरुद्ध यदि इस प्रकार का आप भड़काते हैं, लिखते पढ़ते हैं तो यह कानूनी अपराध है, जिसकी सज़ा 5 वर्ष और जुर्माना दोनों ही हो सकता है। दूसरा है 295A और 295। यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने का है। धार्मिक भावनाओं से विप्राय लाल किले का है और फिर झंडा फहराना इत्यादि इत्यादि। इसको लेकर के है एक सबसे बड़ा जो 120B जिसकी चर्चा लोग कर रहे हैं। 120B यानी षड्यंत्र और जो राजद्रोह का धारा जो इसमें वह भी शामिल किया गया है। तो कहना यह है कि इमरजेंसी के समय भी पत्रकारों का दमन किया गया एक प्रकार से इंदिरा गांधी के रिज्यूम में कि कोई लिख नहीं पाएगा। कलम की धार को एक तरह से बंद कर दिया गया था। जिन पत्रकारों ने ऐसा किया उन्हें जेल के भीतर डाल दिया गया था। तो यह कहना कि भैया देशद्रोह की धारा तो उस समय भी नहीं लगी थी और इस समय ऐसा करने पर जो किसानों के हित में बोलेगा, जो किसानों के साथ अपनी बात करेगा, जिसे लगेगा कि यह तो सरकार के विरुद्ध इनका कथन है, इनकी लेखनी सरकार के विरुद्ध है, तो उसके ऊपर अपराध दर्ज कर दिया जाएगा। क्या सत्य को सामने लाने वाले का यही अंजाम होगा? ऐसा भी कहा जा रहा है। तमाम पत्रकारों को हमने सुना और देखा। जो पत्रकार हैं
वह विभिन्न समाचार पत्रों में अथवा सोशल मीडिया में बड़े स्तर के पत्रकार हैं, संपादन का कार्य करते हैं। मृणाल पांडे से लेकर के बड़ी एज के पत्रकार हैं, ओल्ड एज के पत्रकार हैं, जिनके ऊपर यह अपराध दर्ज किया गया है। इसमें कांग्रेस के सांसद और पूर्व मंत्री शशि थरूर भी हैं, मृणाल पांडे जिसका हमने नाम लिया, परेश नाथ हैं, अनंत नाथ हैं, विनोद के जोसेफ हैं और जफर साहब हैं, अज्ञात भी हैं, जिसको चाहेंगे वह डाल देंगे, विवेचना होगी। यदि सत्ता की बात माने तो सत्ता का यह कहना है, जो सत्ता से जुड़े हुए मीडिया के लोग हैं उनका यह कहना है, और जो इनके प्रवक्तागण हैं वह यह कह रहे हैं कि ठीक है, अपराध दर्ज हो गया और आप जाकर के कोर्ट में अपनी बात कहिए, नंबर 1। नंबर 2 यह कह रहे हैं कि अपराध जब दर्ज हुआ तो इन्वेस्टिगेशन होगा, अनुसंधानक इसका अनुसंधान करेगा, जो विवेचक है वह विवेचना करेगा, विवेचना में लगेगा कि इन्होंने सच में इन अपराध को कारित किया है तो इनके ऊपर आरोप पत्र दाखिल करके संबंधित न्यायालय में भेजा जाएगा, चार्जशीट जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और यदि निर्दोष यह होंगे तो इनके मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाएगी। फाइनल रिपोर्ट लगाने का मतलब इन्हें कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, इन्हें जमानत नहीं करानी पड़ेगी, मामला वहीं से समाप्त हो गया। अब फाइनल रिपोर्ट क्यों लगेगा? यदि अपराध दर्ज किया गया है तो फाइनल रिपोर्ट कौन आईओ लगाएगा? फाइनल रिपोर्ट ऐसे मामले में लगती है या तो सरकार चाहे तब लगवाएगी। सरकार जब खुद अपराध दर्ज करा रही है तो फाइनल रिपोर्ट लगाने का औचित्य क्या है? और फाइनल रिपोर्ट तभी लगेगी जब सरकार चाहेगी, और सरकार चाहेगी तो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल होगा, और न्यायालय में दाखिल होगा तो फिर यह जाकर के जमानत कराएंगे। न्यायालय उसका गुण दोष के आधार पर विवेचन करेगा, ट्रायल शुरू होगा, और फिर अगर सत्य पाया गया तो इन धाराओं में उन्हें सज़ा मिलेगी, और असत्य पाया गया तो बाइज्जत रिहा कर दिए जाएंगे। यही जो मोटा मोटा भैया होता है यह मामला है। यह धाराएँ काफ़ी गंभीर किस्म की हैं, जिनका उल्लेख मैंने किया। 153A है, 153B है और 295A है, 295 है, 504 है, और इसके अलावा जो IT की धारा है 66 वह भी है, और धारा 34 है, 124A है, इस तरह की धाराएं हैं। और 120B षड्यंत्र, जिसमें षड्यंत्र 1-2 से अधिक लोग हों और उनका भी अपराध उसी प्रकार का होता है जिस तरह से मेन अपराध कारित करने वाले लोग हैं, क्योंकि इन लोगों ने षड्यंत्र किया और उस अपराध को कारित करने में हवा दिया है। दोस्तों, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये अधिकार केवल बड़े बड़े पत्रकारों को नहीं है, ये अधिकार तो गांव के लोगों को भी है। ये अधिकार उन्हें है जो भेड़ बकरी चरा रहे हैं, जो स्वीपर का काम कर रहे हैं, जो छोटे स्तर पर हैं, उन्हें भी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी है। वह भी आवाज़ उठाएंगे, कहेंगे सरकार ऐसे कर रही है, नहीं होना चाहिए, हमारे आत्मसम्मान के खिलाफ है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा नहीं हो रही है, देखो साहब इस तरह से कुचला जा रहा है हमारे आंदोलन को। जैसा कि आपने देखा है, जो अधिकार राजनेताओं को है, जो अधिकार तमाम प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को है, वही अधिकार आम आदमी को भी है। चौराहे पर चिल्ला चिल्ला करके कहेगा, देखो लोगों इस तरह से हमें दबाया जा रहा है, हमें कुचला जा रहा है, हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ कुठाराघात हो रहा है। ये अधिकार ब्रजभूषण दुबे को भी है, और जो भी हमारे मित्र हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उन्हें भी है। लेकिन इस आज़ादी के पीछे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भावनाएं भड़काएं और बताएं कि साहब इस तरह से हुआ है और देश का नाश हो जाए, देश में खून की नदियां बह जाएं, जो जहां है वहीं से मारो काटो की आवाज़ शुरू हो जाए। ऐसा करने का भी अधिकार हमको नहीं है। तमाम मामलों में देखा जाता है कि ऊल जलूल, गाली गलौज और यह सब करते हैं, यह भी नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार इन सरकारों को ज़रूर सोचना चाहिए कि राजद्रोह की धारा, देशद्रोह की धारा, इस तरह की धाराओं को लगा करके आप संदेश कौन सा देना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकारों के साथ एक बार बातचीत करते आप उनकी भी बात जानते, एक बार कहते खेद प्रकाश करो, क्यों आपने ऐसा किया। अगर खेद प्रकाश नहीं करते तो उनकी वह होता, समाज में उनका स्तर गिरता। ऐसा नहीं है कि जो इस तरह से आग लगाएगा और कह देगा, भ्रामक प्रचार करेगा, उसके बारे में बहुत अच्छा संदेश जाएगा। अच्छा संदेश नहीं जाएगा।
और लोग उसे अच्छा भी नहीं कहेंगे। तो दोस्तों, आज के दिन इतना ही। एक स्वस्थ विवेचन हमने अपने YouTube चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से करने का प्रयास किया है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का मैं उपसंहार करता हूं। आगे फिर बताते जाऊंगा। देखना क्या है, सरकार क्या यह मुकदमा वापस लेती है। पत्रकार लगातार आंदोलन की राह पर हैं। पूरे देश में आज पत्रकारों ने विरोध जताया है और इसमें दो खेमे में बंट गए हैं पत्रकार। लेकिन ज़्यादा पत्रकार इस बात से नाराज़ हैं कि इन वरिष्ठ पत्रकारों पर जो इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। विनम्रता के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।